हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग। मैं आपका नीलेश पिया बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10th यूपी बोर्ड का हिंदी का एक ये मॉडल पेपर। आप स्क्रीन पे देख सकते हो। देखो, ये जो पेपर है ना, आपका अभी अभी जो फरवरी में 2024 का पेपर हुआ था, ठीक है, उसका ये 801 H6 वाला पेपर सेट है, यानी ये आपका प्रीवियस ईयर पेपर है, ठीक है। और 2025 में जो अभी बोर्ड एग्जाम होगा फरवरी में, जिसको आप दोगे, उसके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आपका मॉडल पेपर कह लो इसको, या प्रीवियस ईयर पेपर कह लो। तो देखो, ऐसे 801 H6 HB HC इसी तरह कर कर 7 सेट 2023 में हिंदी के आए थे, तो सबको एक एक कर मैं सॉल्व करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो इस वीडियो में इस पेपर सेट को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो, ये खंड अ के अंतर्गत, ठीक है, दो खंडों में विभाजित होगा ये पेपर सेट, खंड अ और खंड ब। खंड अ में आप लोग जानते हो 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव होगा, तो इसको सबसे पहले हम लोग करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हो, काफी शानदार सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि शुक्ल युग के लेखक नहीं है। देखो, शुक्ल युग के लेखक नहीं है वो हमें बताना है, ठीक है। देखो, शुक्ल युग को हम लोग छायावादी युग के भी नाम से जानते हैं, छायावादी युग के भी नाम से जानते हैं। इस चीज को याद रखना, शुक्ल युग या छायावादी युग, ठीक है, जिसकी समय सीमा 1919 से 1938 ईस्वी तक थी, तो ये भी याद रखना, ठीक। अब देखो, जो जयशंकर प्रसाद है, ये तो आधार स्तंभ भी माने जाते हैं छायावादी युग के, ठीक है। प्रेमचंद जी भी छायावादी युग के कवि हैं, ठीक है। और रामचंद्र शुक्ल भी क्या है, शुक्ल युग के लेखक है। लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है वो मतलब नहीं है। क्लियर है, तो जो नहीं है वो छांटना है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। सेकंड, पूस की रात कहानी के लेखक है भाई, पूस की रात कहानी के लेखक, ठीक है, प्रेमचंद जी है। ये तो आपको डायरेक्ट याद ही होगा। चलो आगे चलते हैं। और देखो, इन सब का पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, इस पेपर का पीडीएफ भी आपको कहाँ मिलेगा। आप में से कई सारे बच्चे कहेंगे कि भैया इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो मैं यहाँ शुरू में ही बताता हूँ, आगे चलने से पहले। देखो, ये हमारी ऐप है, बिल्कुल फ्री में यहाँ पे आपको ये पेपर मिल जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे मिलेगा, ठीक है। ये हमारी ऐप है, आप प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर लेना, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक में भी मिल जाएगा, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा। तो देखो, यहाँ प्रीवियस ईयर पेपर में आओगे ना, ठीक है। और यहाँ देखो, क्लास 10th का आप हो तो क्लास 10th में आओगे, ठीक है। तो यहाँ देखो, हिंदी में जाओगे तो हिंदी में देखो 2023 का भी 2 पेपर सेट मैंने ऐड कर रखा है, और 2024 में हिंदी का केवल एक, अभी केवल एक इसलिए ऐड कर रखा है कि क्योंकि पेड कोर्स में थोड़ा काम कर रहा हूँ मैं, ठीक है। पेड कोर्स क्या है अभी उसको भी बता दूंगा। तो जैसे हिंदी पे मैं देखो ये गया, तो 801 H6 वाला जो पेपर सेट है, देखो इसको खोला ना, तो देखो ये 2024 हिंदी 801 H6। देखो, ये पहला क्वेश्चन वही है ना, शुक्ल युग के लेखक नहीं है। अगर आपका नेटवर्क वीक है तो यहाँ से देखो क्लिक कर यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो ये पेपर, ठीक है। तो यहाँ से ये पेपर आप प्राप्त कर सकते हो, ठीक है मेरे दोस्त। उसके अलावा जो भी यूट्यूब पे वीडियो जो बनाता हूँ उसका पीडीएफ कहाँ मिलता है, तो देखो ये पीडीएफ क्लास नोट्स में जाओगे, क्लास 10th में जाओगे, यहाँ देखो यूट्यूब क्लास पीडीएफ में जाओगे। जैसे हिंदी की मैंने एक रचना वाली वीडियो कराई थी, तो देखो उसका रचना वाला सब यहाँ पे देखो ये पीडीएफ पड़ा हुआ है, आकर यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। वीडियो यूट्यूब पे देखो और पीडीएफ यहाँ पे आपको मिल जाएगी, तो आकर यहाँ से आप दोहरा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसी तरह आपको इसमें मॉडल पेपर भी मिल जाएगा। मैंने एक टेस्ट भी, देखो यहाँ नोटिफिकेशन भी भेजा था, एक टेस्ट भी लाइव कर दिया है, आप आकर यहाँ पे टेस्ट भी दे सकते हो। और पेड कोर्स में देखो हमने लक्ष्य बैच लॉन्च किया है। ये लक्ष्य बैच भी अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो, ठीक है, और सीरियस स्टूडेंट हो, तो आप ये ज्वाइन कर लेना, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा कि ये जैसे ये आपका प्रीवियस ईयर पेपर है, जैसे 2023 का, 2023 से पीछे इसलिए नहीं जाऊँगा क्योंकि वो पूरा ओल्ड पैटर्न हो गया है। तो 2023 और 24 का, जैसे हिंदी का 7 कोड का 2023 का, 2024 का 7 कोडों का, यानी 14 पेपर। उसी प्रकार मैथ का 7 कोडों का, इसका भी 7 कोडों का, दोनों साल का, यानी 14 पेपर। यानी हर एक सब्जेक्ट के 14 पेपर सेटों का आपका अच्छे से सॉल्यूशन यहाँ मतलब इस बैच में मिल जाएगा, और वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, पीडीएफ में भी सॉल्यूशन मिलेगा, और सब पेपर का, जैसे 14 हिंदी का टेस्ट मिलेगा, 14 मैथ का, 14 साइंस का, इसी तरह, ठीक है। तो इस बैच में ये चीज़ें मिलेंगी। और यही नहीं, ये तो मेरी मेन चीज़ है, इसके अलावा मेरे द्वारा बनाए गए हर एक सब्जेक्ट का कई सारे मॉडल पेपर, वायरल पेपर, उसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब कुछ मिलेगा। तो कैसे, यहाँ पे आकर यहाँ पे बाई नाउ पे आप क्लिक करोगे ना, तो आप डायरेक्ट यहाँ से पे ऑनलाइन भी कर सकते हो, या आपका पेमेंट का ऑप्शन नहीं है आपके पास, तो किसी दुकान से या किसी दोस्त से करवाना चाहते हो, तो यहाँ देखो स्कैन क्यूआर करोगे, तो यहाँ एक अभी क्यूआर आ जाएगा। मेरा थोड़ा नेटवर्क वीक है इसीलिए नहीं आ रहा है, देखो ये आ गया ना, ठीक है। 5 सेकंड थोड़ा आपको रुकना पड़ेगा, तो ये क्यूआर कोड जनरेट होकर आ जाएगा। तो इस क्यूआर कोड पे स्कैन, देखो ये आ गया ना, तो किसी भी दुकान से आप स्कैन कराकर जैसे ही इस पर पेमेंट कराओगे, पेमेंट जैसा ही होगा ना, ये ऑटोमेटिकली आपका बैच ओपन हो जाएगा। कोई कहीं भी कॉल वॉल करने की जरूरत नहीं, आपका डायरेक्ट ये बैच ओपन हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो आप यहाँ से इस बैच में जुड़ सकते हो। 2000 मतलब 23-24 के जो बच्चे थे इस बैच से पढ़कर 90% तक मार्क लाए हुए हैं, तो आप भी
मतलब इस बैच से पढ़कर 2025 बोर्ड एग्जाम में फोड़ सकते हो। बाकी चलो इसको अभी मैं साइड में रखता हूँ, इस पेपर के आगे के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं मेरे भाई, ठीक है। चलो यहाँ पे आ जाता हूँ, थोड़ा सा इसको मैं फोल्ड कर लेता हूँ और यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस क्वेश्चन को अब हम हल करते हैं। ये हम लोग का क्या है, स्क्रीन पे देख सकते हो, जो 3rd नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, वो क्या है, सिंदूर की होली के नाटककार है। ओके, सिंदूर की होली के नाटककार का हमें नाम बताना है प्रश्न संख्या 3rd में, तो वो है लक्ष्मी नारायण मिश्र। सिंदूर की होली के लेखक लक्ष्मी नारायण मिश्र है, जो एक मतलब एक तरह से सिंदूर की होली के नाटककार कौन है, ठीक है। तो ये आपकी नाटक विधा की रचना हो गई, तो इसकी विधा भी पूछ सकता है, तो आप याद रखना सिंदूर की होली नाटक विधा की रचना है, ठीक है। चलो प्रश्न संख्या 4 है कि रूस में 25 मास यात्रा वृत्त के लेखक है। रूस में 25 मास यात्रा वृत्त के लेखक है। सीधे सीधे आप राहुल संकीर्त्यायन पे आ जाना भाई। राहुल संकीर्त्यायन एक प्रसिद्ध यात्रा साहित्य विधा के लेखक है। अगला 5वां प्रश्न है कि माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक है, यानी ये माटी हो गई सोना संस्मरण विधा की रचना है। विधा यहाँ पे याद कर लेना, क्योंकि विधा भी पूछ सकता है आपके एग्जाम में। तो माटी हो गई सोना संस्मरण विधा की रचना है, जिसके रचनाकार कौन है, हमें रचनाकार का नाम बताना है, तो वो है आपके कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न है कि रीतिकाल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा। जो रीतिकाल है, ठीक है, उसको अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा, ये हम लोग की प्रश्न संख्या 6 है, ठीक है। देखो मित्र बंधुओं ने कहा। आगे चलते हैं 6 के बाद 7, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतिकालीन कवि देव की नहीं है। ओके, देव की यहाँ पे कौन सी रचना नहीं है। सबसे पहले तो जो देव हैं वो एक रीतिकालीन कवि हैं, ठीक है मेरे भाई, और उनकी इनमें से कौन सी रचना नहीं है ये हमें बताना है, ठीक है। तो देखो जो प्रश्न संख्या 7 हो जाएगी, इसके लिए आपका सही ऑप्शन ए वाला ही हो जाएगा, कवि प्रिय नहीं है, ठीक है। भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास, बाकी इनकी रचनाएं हैं, लेकिन ये नहीं है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सी कृति, 1 मिनट यार ये दिक्कत कर रहा है। चलो रीतिकालीन कवि देव की नहीं है, तो ये कवि प्रिय नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं 7 के बाद 8, भारतीय युग की विशेषता यानी वही प्रवृत्ति नहीं है, भारतीय युग की प्रवृत्ति नहीं है, ये हमें बताना है। राष्ट्रीयता की भावना, मतलब इस समय के काव्यों में राष्ट्रीयता की भावना दिखती थी या नहीं दिखती थी, ये हमें बताना है, ठीक है। तो बिल्कुल दिखती थी। सामाजिक चेतना का विकास, ये भी दिखता था। अंग्रेजी शिक्षा का विरोध भी हुआ करता था, ठीक है। और मतलब हिंदी खड़ी बोली का काफ़ी प्रयोग हुआ करता था। भारतीय द्वीप की विशेषता नहीं है। काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग, ठीक है। काव्य भाषा, देखो यहाँ काव्य भाषा बोल दिए, काव्य यानी पद्य में खड़ी बोली का प्रयोग नहीं किया जाता था, बल्कि गद्य में किया जाता था, तो ये गलत है, ठीक है। काव्य मीन्स गद्य होता है, और सॉरी काव्य मीन्स पद्य होता है, तो पद्य में खड़ी बोली का प्रयोग किया, पद्य में नहीं लेकिन गद्य में प्रयोग होता था, ठीक है। तो इसलिए ये गलत हो जाएगी। चलो आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 के बाद प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। 1943 ईस्वी में प्रकाशित तारसप्तक का संपादन किसने किया। भाई सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ये देखो बी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 10 है कि राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है। राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है, ये हमें बताना है प्रश्नोत्तर संख्या 10 में। तो राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। प्रश्नोत्तर संख्या 10 हो गया। अब ये हिंदी के प्रमुख गद्य और पद्य से लेखकों और उनकी रचनाओं विधाओं से संबंधित प्रश्न थे। अब आगे हिंदी व्याकरण के आपके प्रश्न आएंगे, तो चलो इनको भी हम लोग एक एक कर सॉल्व कर लेते हैं। जैसे पहला यहाँ पे देखो, ये प्रश्न है रस से, ठीक है। तो देखो, हाथी जैसा देह, गैंढे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। अब इसको पढ़कर आपको ऐसे ही हंसी आ रही है, ठीक है। तो ये इस पंक्ति में कौन सा रस हो जाएगा, आपका हास्य रस हो जाएगा। आपके एग्जाम में केवल हास्य रस और करुण रस आता है, यही 2 रस आता है। ऐसे तो रस कई सारे हैं, लेकिन आपके एग्जाम सिलेबस के अनुसार 2 ही रस ये आता है, ठीक है, हास्य रस और करुण रस। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 11 के बाद प्रश्न संख्या 12 पे। यहाँ क्या है, उपयुक्त पंक्ति में हमें अलंकार बताना है। उस काल मारे क्रोध के, तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। अब देखो इसमें हमें क्या बताना है, उपयुक्त पंक्तियों में हमें अलंकार बताना है प्रश्न संख्या 12 में। तो देखो इसमें आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, ठीक है, इसमें आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्यों होगा। देखो ये सारे के सारे उदाहरण 2023 2024 वाले सब कुछ लेकर मैं एक टाइप कर रहा हूँ, एक अलंकार की वीडियो लाऊंगा, तो उसमें अच्छे से समझा दूंगा, तो आपकी सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। ये देखो काफ़ी फेमस लाइन है, जो सिमरत शुद्ध होए गणनायक करियोर वदन, करऊँ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है, इस पंक्ति में हमें छंद बताना है, आप मात्रा गिनकर बता सकते हो, ठीक है। इसमें बाकी आप देखो इसमें आपका
सो जो सुमिरत सिद्धि होई गण नायक करियो बदन करहूँ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। इसमें आपका सोरठा ही होगा, ठीक है, सोरठा होगा। चलो बाकी सोरठा रोला भी मैं पढ़ाऊंगा, पीछे का मैं पढ़ा चुका हूँ लेकिन फिर से पढ़ाऊंगा। चलो प्रश्न संख्या 13 के बाद प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? ठीक है, अनु उपसर्ग का, अनुकरण, अनुशासन, अनुवाद, अनुतीर्ण। देखो यहाँ पे ध्यान देना, अगर हम उपसर्ग को हटाते हैं, उपसर्ग क्या होता है, जो किसी शब्द के पहले लगा हो, तो उपसर्ग को हटाएं तो जो शब्द बचे उसका एक शाब्दिक अर्थ हो, ठीक है, तभी मतलब वह हम लोग का सही होगा, ठीक है, वह शब्द सही होगा। क्लियर मेरे भाई? तो देखो यहाँ अनु को हटाओगे तो करण एक शाब्दिक शब्द होता है, मतलब अर्थ होता है अनु। यहाँ शासन एक शब्द होता है, अनु एक शब्द होता है। उसके बाद ये देखो अनु को उपसर्ग को हटाए तो वाद एक शब्द हम लोग का अच्छा सा शब्द होता है, लेकिन अनु और तीर्ण को हटाओगे तो तीर्ण आप कभी शब्द पढ़े हो, तीर्ण का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे निम्नलिखित में से किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? ठीक है, नहीं हुआ है तो इसी में हम लोग बोल देंगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, क्योंकि देखो अगर अनु को हम लोग हटाते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, इसलिए अनु उपसर्ग यहाँ पे नहीं है, ठीक है, भले ही अनु यहाँ पे आपको दिख रहा है। चलो आगे देखते हैं, एक मिनट थोड़ा इसको थोड़ा मैं साइड करता हूँ। चलो आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 14 के बाद 15, नीलकंठ में नीलकंठ समस्पद में समास है। नीलकंठ या नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव की बात कर रहा है, तो यहाँ बहुब्रीहि समास हो जाएगा। चलो सीधे सीधे उसके बाद 16 नंबर प्रश्न, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखो जो नहीं है वो हमें बताना है, नीरद, अम्बुद, जलद या जलज। देखो यहाँ पे जलज, प्रश्न संख्या 16 में आप लोग देख सकते हो क्या है यहाँ पे, जलज। जलज आपका नहीं होता है, बाकी नीरद, अम्बुद, जलद ये होता है बादल का, लेकिन जलज नहीं होता है, ये कमल का होता है, ठीक है। आगे चलते हैं 16 के बाद 17 नंबर, युष्मद यानी तुम, जो युष्मद है उसका मतलब है तुम, सर्वनाम शब्द तृतीय एक वचन रूप है। ओके, युष्मद मीन्स इसका अर्थ होता है तुम, ठीक है। तो हम युवाम, युवाम आपने पढ़ा होगा, ये सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम शब्द आपके एग्जाम में केवल सर्वनाम शब्द तद और युष्मद ही आएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। तो तद और युष्मद दो चीज़ें आप क्लियर कर लेना, ठीक है, इसके रूपों को याद कर लेना, आपके एग्जाम में यहाँ 1 मार्क आपका फिक्स हो जाएगा। तो इसका हमें क्या बताना है, तृतीय एक वचन रूप बताना है 17 में, प्रश्न संख्या 17 में, तो वो आपका त्वया हो जाएगा, ठीक है। स्त्रीलिंग, युष्मद क्या होता है तुम, ठीक है, नहीं नपुंसक लिंग ही में ये चला जाएगा। चलो 17 बाद 18 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 17 के बाद यहाँ 18 नंबर प्रश्न देख सकते हो कि आंधी आई और हम घर भागने लगे। रचना के आधार पे इस वाक्य का प्रकार है। रचना के आधार पे वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, मैंने आपको बता दिया है। अर्थ के आधार पे 8 होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे रचना के आधार पे इसका मतलब हमें प्रकार पूछ रहा है। आंधी आई और हम घर भागने लगे। देखो यहाँ 2 हम लोग के यहाँ वाक्य है और के साथ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 18 के बाद 19 नंबर, महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया। इस वाक्य का वाच्य हमें बताना है। देखो जहाँ पर ने आ जाए, ठीक है, उस वाच्य में आपका ऐसे ही कर्तृवाच्य यानी कर्ता की प्रधानता हो जाती है। जैसे राम ने रावण को मारा, तो राम की वहाँ प्रधानता है, कर्ता की प्रधानता एक तरह से हो जाती है, ठीक है, कर्ता पे जोर दिया जाता है, तो वहाँ कर्तृवाच्य हो जाता है, ठीक। चलो और जहाँ कर्म की प्रधानता होती है वहाँ कर्मवाच्य होता है। आगे देखते हैं 19 के बाद 20 नंबर प्रश्न, इसका भी एक काफ़ी शानदार सा मैं वीडियो लाऊंगा, ठीक है, वाच्य का एकदम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी दृष्टि से पढ़ाऊंगा। ये देखो ये जितने भी ये हिंदी व्याकरण के प्रश्न है ना, आपके आगे चलकर भी काम आएंगे। आप आगे अभी यूपी पुलिस का पेपर हुआ है ना, उसमें मैं भी पेपर दिया था, तो ये वाच्य से प्रश्न आपका आता है, अलंकार से आता है, रस से आता है, छंद से आता है, ठीक है। ये आपका वाक्य के स्वरूप का टॉपिक है, उससे भी आता है, ठीक है। ये आपका ये व्याकरण पद यानी ये तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया इन सब से आता ही प्रश्न है। तो ये सब पढ़ोगे तो आगे चलकर भी आप सबके लिए फ़ायदा है, ठीक है। चलो 19 के बाद 20 नंबर, वह अचानक चला गया। इस वाक्य में अचानक पद का व्याकरणिक पद बताना है, मतलब अचानक क्या है। तो देखो वह अचानक चला गया, चला गया ये क्या है, हम लोग की क्रिया है। और कैसे चला गया, तो अचानक चला गया, यानी क्रिया की विशेषता बता रहा है कि वह अचानक चला गया। तो क्रिया की विशेषता बताने वालों को हम लोग क्रिया विशेषण बोलते हैं, ठीक है मेरे भाई। क्लियर है सारी चीज़ें। चलो भाई, तो ये आपका काम खत्म। खंड अ के अंतर्गत जितने भी प्रश्न थे हमने सॉल्व कर लिया। अब चलो हम लोग खंड ब के अंतर्गत जितने भी प्रश्न हैं यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन वाले, उनको हम लोग करते हैं। तो चलो इसमें पहला प्रश्न आप जानते हो, इसको 20 के बाद देखो 21 लिखा है, किसी पेपर सेट में 1 भी लिखा होगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो
यानी ये पहला एक तरह से पद है, या 20 के बाद इसको मैं 21 ही बोलता हूँ, तो 21वां ये पद है। इसमें 2 प्रश्न रहेंगे, क और ख, ठीक है। दोनों से रिलेटेड 3-3 प्रश्न, यानी ये गद्यांश दिया रहेगा, गद्यांश से रिलेटेड यहाँ पे 3 प्रश्न पूछेगा, ठीक है। आप देख सकते हो इस गद्यांश से भी रिलेटेड 3 प्रश्न पूछा है, तो तीनों में से आपको किसी एक का मतलब ये गद्यांश करो या ये गद्यांश करो, दोनों में से किसी एक के 3 प्रश्नों का ये उत्तर देना होगा। तो जैसे ये आप गद्यांश करो तो इन तीनों प्रश्नों का उत्तर देना होगा। जैसे उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखे, ये गद्यांश है, इसका संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ तभी आप लिख सकते हो जब लेखक का नाम मालूम हो और चैप्टर का नाम मालूम हो। तो देखो जैसे ये क्या है, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्बुद्धि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। देखो ये जो आपका ये गद्यांश है ना, आपका फर्स्ट चैप्टर जो मित्रता है उसी से लिया गया है, ठीक है। कुसंग यानी बुरी संगति, यानी बुरी संगति की बात कर रहा है, मित्रता की बात कर रहा है यहाँ पे। और ये गद्यांश मुझे याद है, मैंने ये एक पार्टिकुलर ये गद्यांश कराया हुआ है, उस पर अभी पिछले साल मैंने कराया था, उस पर 65,000 व्यू हैं, ठीक है। उस पर कितने हैं, 65,000 व्यू हैं, ठीक है। तो ये देखो आया हुआ है, ठीक है। ये भी गद्यांश मैंने कराया हुआ था, तो जो भी मैं कराऊंगा यार हिंदी में तो पूरा फंसा दूंगा, आप चिंता ना करो, ठीक है। तो चलो, तो ये आपका मित्रता से है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। तो सिंपल इस गद्यांश का आप संदर्भ लिख लोगे, ठीक है। और गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या, देखो मैं इस वीडियो में व्याख्या नहीं कराता हूँ, ठीक है, बता देता हूँ कि किस चैप्टर से है, बाकी आप अपने हिसाब से इसका करते रहना। बाकी एक और वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं इसको अब डिटेल में सॉल्व कराऊंगा, रेखांकित अंश की व्याख्या भी कराऊंगा, एक एक प्रश्न कराऊंगा, ठीक है। तो चलो इस गद्यांश को आप कर लेना, या अथवा कर देखो यहाँ भी एक गद्यांश दी है, इसको भी कर सकते हो। एग्जाम में दोनों में से कोई एक ही करना होता है। ये गद्यांश देखो, ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा होता है, ईर्ष्या आ गई, तो आपका एक चैप्टर है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, जिसको लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने, तो उससे लिया गया है। तो सिंपल चैप्टर का नाम पता चल गया, आपका लेखक का नाम पता चल गया, तो इसका आप संदर्भ लिख सकते हो। तो यहाँ पे संदर्भ लिख देना, रेखांकित अंश जो भी किया गया उसकी व्याख्या कर देना, एक प्रश्न का ये उत्तर दे देना, आपका 6 मार्क यहाँ से मिल जाएगा। ये प्रत्येक प्रश्न 2-2 मार्क का होता है, तीनों प्रश्न सही लिखते हो तो 6 मार्क उसका आपको मिलता है। अब चलो यहाँ पे अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखो अगला प्रश्न ये आपका पद्यांश से होगा। यहाँ देखो क और ख यानी 2 यहाँ पे आपका पद्यांश दिया रहेगा और इससे रिलेटेड 3-3 ठे प्रश्न दिया रहेगा, ठीक है। तो दोनों पद्यांश में से किसी एक पद्यांश को आपको सॉल्व करना होगा। बाकी चलो मैं दोनों आपको करा देता हूँ कि ये आपके किस चैप्टर से है, ये बता देता हूँ। देखो ये उद्धव, यहीं से पहचान सकते हो उद्धव जी की बात आ रही है। उद्धव जी किस चैप्टर में बार बार आते हैं, आपने पढ़ा होगा, पहला जो सूरदास जी वाला चैप्टर है, सूरदास जी द्वारा लिखित पद, ठीक है, उसी में आते हैं बार बार सूरदास। बाकी यहाँ नीचे आओगे, पढ़ते पढ़ते यहाँ से नहीं समझ आ रहा है तो पढ़ते पढ़ते नीचे आओगे तो सुर स्वामी जब तुम ही पठायो, देख रहे हो यहाँ सूरदास का नाम आ गया, तो यहाँ से भी पहचान सकते हो इस पद्यांश को। देखो गद्यांश तो आप आसानी से पहचान लेते हो, इसका संदर्भ व्याख्या करना भी आसान होता है, लेकिन पद्यांश थोड़ा कठिन होता है क्योंकि इसमें इसका अर्थ भी जानना पड़ेगा, अच्छे से आपको इसका अर्थ निकालना आना चाहिए तभी इसकी व्याख्या कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए आप अर्थ सारे चैप्टर का पढ़ लेना अच्छे से। तो चलो ये आपका सूरदास जी द्वारा लिखित है पद वाले चैप्टर से, तो ये पद्यांश जो है इसका आप संदर्भ करते रहना। बाकी संदर्भ देखो इसका कैसे लिखोगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद नामक पाठ लिख दो या पद नामक शीर्षक लिख दो, ठीक है। पद नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके रचयिता, इसमें रचयिता शब्द यूज करोगे और इसमें इसमें लेखक शब्द यूज करोगे, ठीक है। जिसके रचयिता सूरदास है, ऐसे लिख दोगे। पद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करते रहना, इस प्रश्न का उत्तर देना। बाकी मैं आगे चलता हूँ, अथवा वाला भी करा देता हूँ आपको। देखो, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊँ, पहली ही लाइन से पढ़कर आप पहचान जाओगे। पुष्प की अभिलाषा वाले क्षेत्र से ये आपका है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊँ, चाह नहीं मैं प्रेमी माला बिंद प्यासी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, ठीक है। मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। बहुत ही शानदार ये पंक्तियां हैं, ठीक है। तो ये पुष्प की अभिलाषा जो आपका चैप्टर है, पुष्प की अभिलाषा उससे है मेरे भाई, जिसके चतुर्वेदी, ठीक है। कौन, जिसके रचनाकार कौन है भैया, इसके रचनाकार कौन है, रचनाकार बोल लो या लेखक बोल लो, वही बात हुआ, ठीक है। तो पुष्प की अभिलाषा जिसके आपके रचनाकार हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी, ठीक है। मैं लिख दूं या चलो माखनलाल चतुर्वेदी आप पहचान जाओगे या लिख ही देता हूँ, माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है मेरे भाई। चलो इसका PDF मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे, या डला ही हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, टेलीग्राम पे बोल रहा हूँ, ऐप पे डला हुआ है तो इसको डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। माखनलाल चतुर्वेदी हैं। आगे चलते हैं, इन प्रश्नों का उत्तर देते रहना, बाकी आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका
देखो हिंदी में पीछे संस्कृत का भी पाठ है, तो संस्कृत वाले से आपका 2 गद्य दिया रहे, मतलब 2 गद्यांश दिया रहेगा, 2 पद्यांश दिया रहेगा। इसमें भी आपको संदर्भ और हिंदी अनुवाद करना होगा, ठीक है, संदर्भ लिखना होगा और हिंदी अनुवाद करना होगा। जैसे देखो ये वाराणसिया प्राचीन काल गेहे गेहे विद्या दिव्यम ज्योति घोतके। अब देखो ये वाराणसी आ गया, तो ये वाराणसी वाला चैप्टर है उससे लिया गया है, तो सिंपल आप इसका संदर्भ लिख दो। अब इसमें संदर्भ लिखते समय आपका कवि या लेखक का नाम नहीं लिखना पड़ता है, ऐसे लिख दो सिंपल सा कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। बस इतना ही काम हो गया। उसके बाद हिंदी अनुवाद हेडिंग डालकर इसका जो भी अनुवाद है हिंदी अनुवाद कर दो, उसका आपको 3 मार्क मिल जाएगा और 2 मार्क संदर्भ का, यानी 5 मार्क आपका मिल जाएगा। मान लो ये नहीं करना चाहते हो तो अथवा में कर एक इधर भी दिया रहता है, ठीक है। यही अच्छी चीज़ है कि अथवा में कर दिया रहता है, एक नहीं आ रहा है तो आप एक कर लो। देखो अथवा में कर यहाँ पे एक दिया है, अथवा में कर यहाँ पे ख दिया है। एकदा बव जाना धूमयाना रेल आरोही नगरम प्रत्याग, ये आपका प्रबुद्धो ग्रामीण वाला है, ठीक है, पहचान के पहली ही लाइन से, ठीक है। तो इसका आप हिंदी अनुवाद कर दो और संदर्भ लिख दो, तो इसका 5 मार्क मिल जाएगा। दोनों में से कोई एक ही आपको करना है, ठीक है। चलो उसके बाद प्रश्न संख्या 24 में देखो आपको 2 श्लोक दिया रहेगा, क और ख देख लो, बीच में अथवा है, दोनों में से किसी एक का आपको संदर्भ और हिंदी अनुवाद करना रहेगा। बाकी देखो आपका ये देखो बंधनम मरणम वापि जय वापि पराजय, यानी बंधन हो या मरण हो, जय हो या पराजय हो, उभयत्र सम वीर वीर भाव ही बूझता, मतलब दोनों जगह पे वीर जो रहता है वो मतलब वीर के समान ही भावना रखता है, एक तरह से इसका कह सकते हैं। तो यह आपका वीरह वीरेण पूज्यते वाला चैप्टर है ना, उससे लिया गया है। वीरह वीरेण पूज्यते, ठीक है। चलो ये देखो सार्थ प्रवसतो मित्रम किंचित मित्रम गिरेशत आतुरस्य च कि मित्रम किंचित मित्रम ऋष्यति। सार्थ प्रवसतो यानी मतलब वही एक तरह से बाहर रहने वाले का मित्र कौन होता है, घर रहने वाले का मित्र कौन होता है, रोगी का मित्र कौन होता है और मरने वाले का मित्र कौन होता है, ये एक तरह से इसका अर्थ है। तो ये जो आपका मतलब श्लोक लिया गया है ना, ये आपका जीवन सूत्राणी जो आपका चैप्टर है जीवन सूत्राणी उससे है, ठीक है, जीवन सूत्राणी वाले चैप्टर से है। तो चलो इसका अर्थ भी मैं आपको बता दिया, तो इसका आप संदर्भ लिख देना और अर्थ लिख देना, ठीक है, आपका 5 मार्क मिल जाएगा दोनों में से किसी एक का। बाकी अगला प्रश्न आपका खंडकाव्य वाला है, तो ये खंडकाव्य हर जिले का अलग अलग होता है, तो आप देख लेना आपके जिले में कौन सा खंडकाव्य आता है, वो खंडकाव्य आप याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद देखो अगला प्रश्न 26 नंबर, 25 के बाद ये 26 नंबर, ठीक है। इसमें क्या है, 2 प्रश्न रहेंगे, क और ख, यानी कवियों के जीवन परिचय से और लेखकों के जीवन परिचय से। लेखक में मैं बताया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का याद कर लेना, जयशंकर प्रसाद का याद कर लेना, जयशंकर प्रसाद का याद कर लेना, और एक रामधारी सिंह दिनकर का, ठीक है। 3 का तो याद ही कर लेना, उसके अलावा आप और कोई भी याद करना चाहते हो कर लेना, बाकी इन तीनों के याद कर लो तो फंस जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कवियों में देखो, कवियों में कभी कभी 3 में देखो यहाँ पे ऑप्शन दे देता है, कभी कभी 4 ही देता है, मतलब 4 में से किसी एक को आपको लिखना होता है, 4 में से छांट कर एक का लिखना होता है। तो इसमें मैंने बताया था कि तुलसीदास का आप याद कर लेना, ठीक है। उसके अलावा सूरदास का याद कर लेना, उसके अलावा आप महादेवी वर्मा का याद कर लेना, महादेवी वर्मा का, तुलसीदास जी का, ठीक है, सूरदास जी का, और एक सुभद्रा कुमारी चौहान, किसी एक और का, 4 का कम से कम इसमें याद कर लेना, ठीक है। 5 मार्क इसका मिलेगा आपको, इनका जीवन परिचय लिखने का और प्रमुख एक रचना का नाम लिखने का, और जीवन परिचय लिखने का एक फॉर्मेट होगा, वो फॉर्मेट मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आपको संक्षिप्त परिचय लिखना होगा पहले, ठीक है, संक्षिप्त परिचय लिखकर लिखना होगा, नहीं तो 1 मार्क कट जाएगा। संक्षिप्त परिचय लिखना होगा, नहीं तो 1 मार्क आपका कट जाएगा, ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पे एक श्लोक लिखना होता है, आप 2 लाइन का श्लोक याद कर लेना। अब देखो जैसे यहाँ पे 2 श्लोक थे, तो इन श्लोकों को नहीं, इनको छोड़कर कोई और श्लोक यहाँ पे लिखना होता है, जिसका आपको 2 मार्क मिलेगा, क्योंकि जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो उसका लिखना होता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखो ये प्रश्न देखो यहाँ पे दे दिया है, कभी कभी लास्ट में दिया होता है, ये आपका पत्र लेखन वाला, ठीक है। अपने विद्यालय की पुस्तकालय में हिंदी की पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं का अभाव है, इन्हें मांगने का अनुरोध करते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए, और ये 4 मार्क का प्रश्न है। यह अथवा कर एक और दिया रहता है, 2 दिया रहता है, और दोनों टॉपिक में से किसी एक पे आपको पत्र लिखना होता है। जैसे देखो एक यहाँ पे दिया है, अखिल भारतीय वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार विजेता मित्र को बधाई पत्र लिखिए, ठीक है। तो ये दोनों में से कोई एक आप लिखना, जिसका आपको 4 मार्क मिल जाएगा। बाकी अगला प्रश्न आपका देखो ये 29 नंबर है आपका, ये प्रश्न है हिंदी वाले जो मतलब संस्कृत है, हिंदी में पीछे संस्कृत उससे, ठीक है। तो इनका आपको उत्तर लिखना होता है, और किन्हीं 2 का ही उत्तर लिखना होता है। 4 प्रश्न है, 4 में से किन्हीं 2 का ही उत्तर लिखना होता है। तो आप मान लो इसको लिख लो, इसको लिख लो, क्योंकि दोनों आसान है। चंद्रशेखर क आसीत, तो भाई चंद्रशेखर कौन था, जो चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध
क्रांतिकारी देशभक्त छ आसीत, ऐसे लिख दो। और ज्ञानम कुत्र संभवति, तो कुत्र की जगह केवल आप सर्वत्र कर दो, ज्ञानम सर्वत्र संभवति हो गया। या वीरः केन पूज्यते, ये भी आसान है, वीरः वीरेण पूज्यते, वीरः वीरेण पूज्यते, ये भी आसान है कि वाराणसी नगरी कस्या नद्या कूले स्थिता। देखो कस्या की जगह पे आप कर दो गंगाया, गंगाया, वाराणसी नगरी गंगाया नद्या कूले स्थिता। सिंपल है चारों प्रश्न, तो चारों में से कोई दो कर लो, क्योंकि दो ही का उत्तर देना है यहाँ पे, जिसका 2 मार्क आपको मिलेगा। और अगला यहाँ पे प्रश्न है, देखो ये आपका क्या है, कई सारा यहाँ पे टॉपिक दिया रहेगा, किसी एक टॉपिक को चूज कर आपको निबंध लिखना होगा, अच्छे से निबंध, अच्छा फॉर्मेट रूपरेखा तैयार कर, जिसका आपको 7 मार्क मिलेगा। तो इस तरह से पूरा का पूरा आपका ये पेपर रहा। ये 2024 में आया हुआ पेपर है, 2025 में भी ऐसा ही आएगा, इसी पैटर्न पे आएगा, पैटर्न में कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है मेरे भाई, चलो तो इसको तैयार कर लेना अच्छे से। बाकी इसको अच्छे से मैं सॉल्व लक्ष्य बैच में भी कराया हूँ, लक्ष्य बैच में आपको एकदम डिटेल्ड में इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, और 7 कोडों के पेपर का, हिंदी का, मैथ का, सब का। ठीक है, तो आप ये लक्ष्य बैच जो है कि इस पेपर का सॉल्यूशन पाने के लिए अभी ज्वाइन करें लक्ष्य बैच। ये पेपर मैंने लिख रखा है, तो आप लक्ष्य बैच जरूर ज्वाइन करना हमारी ऐप पे। जो हमारी ऐप है यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट। देखो यहाँ पे ओपन करता हूँ, देखो ये थी हमारी ऐप, आप इसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और यहाँ पे फ्री में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बाकी ये यहाँ पेड कोर्स में आओगे ना, तो ये आपको लक्ष्य बैच दिख जाएगा, इस पर क्लिक करोगे, एक बार पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा, पेमेंट कर दोगे तो इसमें आपको अनलिमिटेड बहुत सारी एक्सेस चीज़ें मिल जाएंगी। इसमें पेपर मिल जाएगा आपका, उसके अलावा बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको, एक ग्रुप भी है इसमें, एक ग्रुप है, बहुत इस एप्लीकेशन, ये मेरी नई एप्लीकेशन है, इसमें बहुत सारा ऑप्शन है। एक ग्रुप का ऑप्शन है जिसमें आप सारे लोग एक ग्रुप में रहोगे, किसी का नंबर, किसी का कोई नंबर उम्बर नहीं देख पाएगा, कोई भी मैसेज कर पाएगा उसमें, मतलब जितने भी बच्चे रहेंगे उस लक्ष्य बैच में, वो सारे ग्रुप में रहेंगे, जिसमें अगर कोई भी आपका डाउट मान लो प्रश्न का है, ठीक है, तो उसमें फोटो खींच कर भेज दो, अब कोई भी बच्चा उसको सॉल्व कर उसमें फिर आपका भेज देगा। तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी रहेंगी। ठीक है, तो वो सब इस लक्ष्य बैच में होगा। तो चलो आप ज्वाइन कर लेना ये बैच। बाकी कोई भी दिक्कत हो तो मेरा नंबर है ये 85 42 86 64 46, इस पे आप कॉल भी कर लेना। ठीक है, चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।